पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अब एनुअल रिपोर्ट पोल की जो है उसका अगला सेक्शन अब हम देखते हैं। हमने पहले चेयरमैन्स रिपोर्ट और डायरेक्टर्स रिपोर्ट देखी। अब हम उनकी कुछ परफॉर्मेंस जो उन्होंने हाईलाइट की है उसके बारे में देखते हैं। तो बेसिकली अगर ये देखें, ये है परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस की समरी दी है जिसमें उन्होंने सेल्स को अगर हम देखें तो 18 से 19 में इजाफा हुआ, फिर 20 में कमी हुई, 21 में, और देखें 21 से लेकर 23 में डबल हो गई हैं। ऑफ कोर्स इसमें जो है डॉलर पीकेआर के उसका भी हाथ है, लेकिन फिर भी अभी डॉलर कितना कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं होने की उम्मीद को ऐसी नज़र आ रही। अगर 250 पे भी चला जाता है तो 250 भी इतना कम तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि इनका प्रॉफिट सस्टेन कर सकता है, सेल्स सस्टेन कर सकती हैं। गैस जो इन्होंने निकाली है वो भी बढ़ रही है, ठीक है। सॉल्वेंट ऑयल थोड़ा ज़्यादा हुआ है, सल्फर तो छोटा मोटा है। पोल गैस जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो वैसे तो प्रोडक्शन लो हो रही है, लेकिन इनकी जो है सेल्स बढ़ रही हैं, क्योंकि सेल्स में असल में वही बात है ना, कॉस्ट सेल्स में वो बढ़ रही है, अमाउंट बढ़ रही है। कॉस्ट ऑफ सेल्स देखें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स देखें, जिस तरह ये देखें अब सेल्स कितनी ज़बरदस्त ऊपर चली गई हैं, लेकिन कॉस्ट को इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, इन्होंने अच्छा उसके ऊपर रोक रखा हुआ है कि कॉस्ट उस तरह नहीं बढ़ी, इसीलिए इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है। और ग्रॉस प्रॉफिट भी 5 साल पहले आज से जो है वो 17 पे था, उससे डबल से भी ज़्यादा हो गया, तकरीबन 21 में जो था उससे डबल हो गया। एक्सप्लोरेशन कॉस्ट जो है वो पिछले 2-3 सालों में कम हो गई थी, लेकिन अब बढ़ गई है, क्योंकि ये कुछ 2-3 ब्लॉक्स उन्होंने मेंशन किया था कि शायद उसका वहाँ से उन्होंने कुछ नहीं मिला तो उसका नुकसान हुआ या क्या हुआ उन्होंने। पर इस साल बढ़ी है। इट्स डिफ़िकल्ट टू से कि अगले साल इतनी ज़्यादा होगी या कम होगी, लेकिन बहरहाल जब प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट भी थोड़ी बढ़ जाए तो खैर है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट हम बाद में देखेंगे, इनकी असल में इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है, ये दूसरी एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड कोई कॉस्ट होती है, लेकिन ये बढ़ गई है क्योंकि ये तो फिर वही बात है ना कि मुस्तकबिल में इसका यूएसपीकेआर के साथ भी ताल्लुक है कि मुस्तकबिल में इन्होंने कॉस्ट इनकर करनी होगी, उसका एक करंट पोर्शन डालते जाते हैं तो ये उस हिसाब से फिर बढ़ती है। अदर चार्जेस भी कोई ज़्यादा नहीं है। अदर इनकम काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इसको जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करेंगे तो फिर देखेंगे क्या है। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन भी पिछले देखें 21 में 20 जो था 20 बिलियन था, अब 50 बिलियन हो गया। तो 2 साल में कितनी तरक्की हो गई, डबल से भी ज़्यादा। लेकिन देखा जाए तो शेयर प्राइस उस तरह रिफ्लेक्ट नहीं हुई, उतनी ऊपर नहीं गई जितना प्रॉफिट ऊपर गया है। अच्छा जी, टैक्स फिर जाहिर बात है प्रॉफिट ज़्यादा होगा टैक्स भी ज़्यादा होगा। और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड्स, डिविडेंड भी ज़्यादा हो रहे हैं। जितना प्रॉफिट हो उस हिसाब से तो डिविडेंड नहीं बढ़े, लेकिन फिर भी अच्छे डिविडेंड है। अच्छा जी, बैलेंस शीट की समरी देख लें। कैपिटल उनका तकरीबन उतना ही है। इन्होंने सिर्फ यहाँ पे कहीं पे 18-19 में कहीं पे बोनस दिया था थोड़ा सा, तो वो ज़्यादा हुआ था शायद वो, वरना इतना ज़्यादा वो बोनस नहीं देते। अच्छी बात है, बोनस देते हैं तो फिर वैल्यू कम होती जाती है और फिर डिविडेंड भी कम होता जाता है। रिजर्व्स इनके उतने ही चल रहे हैं। अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स ये देखें 2 साल में तकरीबन ये भी डबल हो गए हैं, यानी कि जितना किसी कंपनी के पास अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे, यानी कि ये वो प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो इन्होंने बिजनेस में ही रख लिया है, डिविडेंड नहीं दिए, उतना ही एक उसकी सिक्योरिटी बढ़ती है कि फ्यूचर में अगर उसके प्रॉफिट्स कम भी हो रहे हों तो वो अपना डिविडेंड मेंटेन रख सकते हैं इस तरीके से, या अगर उनको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़े तो उनके पास अच्छा खासा माल होता है कि जिससे वो इन्वेस्ट कर सकें। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट तो कोई खास नहीं है, डेफर्ड लाइबिलिटीज़ हैं, ये बाद में उन्होंने अदा करनी होती हैं। करंट लाइबिलिटीज़ ये हैं, करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, ज़ाहिर बात है एसेट्स बढ़ेंगे तो लाइबिलिटीज़ भी कुछ ना कुछ तो बढ़ती हैं। फिक्स एसेट्स जो हैं ये कम हो रहे हैं। इसमें अब ये लगातार कम होते जा रहे हैं, तो ये जब हम डिटेल में तफसील इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का तज्जिया करेंगे वहाँ पे देखेंगे, बज़ाहिर हमें लगता है कि जो उनके वेल्थ हैं ये उनकी प्रोडक्शन इसमें आ रही होगी, कि वो होता है ना कि उन्होंने 20 साल के लिए उसको कैपिटलाइज किया होगा या 10 साल के लिए किया होगा कि 10 साल तक हमें फ़ायदा दे सकते हैं, तो उसके साल कम होते जा रहे हैं और नए वेल्थ आ नहीं रहे, इसलिए फिक्स एसेट्स में उस तरह कमी आ रही है। लॉन्ग टर्म में इट्स इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन
5-10 साल बाद हम नहीं जानते कि इस कंपनी का फ्यूचर क्या होगा, अभी के लिए बहुत बहुत बेहतर है। अच्छा, एक्सप्लोरेशन एंड एवेल्युएशन एसेट, ये भी बाद में देखेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहीं पे इन्होंने की हुई है, ये तफसीली जायजा देखेंगे, इसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई। करंट एसेट्स इनके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, डबल हो गए हैं। ये देखेंगे कि इसमें कैश है ज़्यादा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, इन्वेंट्रीज वगैरह भी होंगी, लेकिन ये भी इट्स अ गुड साइन कि देखें करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं वैसे वो भी तकरीबन डबल ही हो गई हैं, लेकिन फिर भी इनकी रेशो मेंटेन होगी, ठीक हो गया। कैश फ्लो देखें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ये कुछ ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है, इस पे हम अभी नहीं देखते, बाद में देखेंगे, लेकिन कैश फ्लो इनकी बेहतर हो रही है। ये देखें ना, पिछले साल पॉजिटिव में थी 27,000, अब बेहतर, मतलब कैश फ्लो पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है कि इसका मतलब है कंपनी के पास ज़्यादा कैश है जिससे वो अपने ऑपरेशंस भी रन कर सके और डिविडेंड भी दे सके। किसी के ये किसी कंपनी के, और ये देखें ये जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो नेगेटिव में आ रहा है, लेकिन ये भी कम हुआ है, तो इट्स अ गुड साइन। ओवरऑल तीनों का प्लस करके देखा जाता है तो वो तकरीबन देखें ना 22 बिलियन बन रहा है, तो अच्छा है। तो वो ये है कि मतलब इनका जो है इनका कैश इनके हाथ में पड़े 105 बिलियन, मतलब 105 बिलियन अच्छी खासी अमाउंट है, तो वो मतलब से गुड साइन कि वो कैश रिच कंपनी है, तो अपने इनको ना तो लोन्स की ज़रूरत है और ना ही वो छोटे मोटे इन पे अगर कोई प्रॉब्लम्स भी आई तो उसको हैंडल कर सकते हैं। अदर इंफॉर्मेशन नॉट मच टू टॉक अबाउट। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स साथ साथ बढ़ रहे हैं, ये इनको देखिए शेयर्स नहीं बढ़े लेकिन शेयर होल्डर्स बढ़ रहे हैं, वो तो चेंज होता रहता है ना, कई तो होते जैसे मिसाल के तौर पे, वैसे तो ऐसे शुगर में हम बात करें, लेकिन हमारे पास इसकी कंपनी के 10% शेयर्स हैं, ठीक है, वो हमने मार्केट में बेच दिए तो 25 लोगों ने खरीद लिए, तो वो उस तरह शेयर होल्डर्स बढ़ सकते हैं, उसका उससे ताल्लुक नहीं होता। अच्छा जी, की रेशोज, अब हम ये रेशोज हमने अलग से निकालनी थी तो हम निकालेंगे वहाँ पे एक दफ़ा, तो फिर हम वहाँ पे देख लेंगे इसको, लेकिन क्विकली, या हो सकता है ज़रूरत पड़ी तो नहीं निकालें, इन्होंने क्योंकि निकाला हुआ है। तो ये जो बहुत सारी कंपनीज हैं उन्होंने इस तरह फाइनेंशियल रेशियोज ना पहले से निकाली होती हैं, तो आपको अगर पता हो कि फाइनेंशियल रेशियो से मतलब क्या है तो आप यहाँ से भी वो देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको खुद निकालना पड़े। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, यानी कि टोटल सेल्स का ग्रॉस प्रॉफिट कितना बन रहा है, तो वो देखें आहिस्ता आहिस्ता इसका ज़्यादा हो रहा है, ये अच्छी बात है। फिर नेट प्रॉफिट सेल्स का कितना है वो भी देखें, यानी कि अगर वो 100 रुपये पहले कमाते थे, इसमें से 18 में 34 रुपये इनका प्रॉफिट आता था, अभी अगर 100 रुपये कमा रहे हैं, रेवेन्यू कर रहे हैं, यानी कि सेल 100 रुपये की हुई है, तो उसमें से 60 रुपये प्रॉफिट है, तो ये वेरी गुड साइन कि कॉस्ट 40 रुपये और प्रॉफिट 60 रुपये है। इबिटा मार्जिन टू सेल्स इसको छोड़ दें, ज़्यादा टेक्निकल जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेटिंग लेवरेज टाइम, ये जो है इसको उन्होंने डिवाइड किया होगा लोन से। ऑपरेटिंग लेवरेज का इस वक्त हमें याद नहीं आ रहा क्या है, लेकिन इसको अभी जब हम इसकी रेशियोज अलग से कैलकुलेट कर लेंगे ताकि वो हमें एक रिकॉल भी हो जाए। रिटर्न एंड एक्विटी, एक्विटी पे यानी कि ये बेसिकली इस कंपनी का रिटर्न है, यानी कि जितना माल इसने, जैसे आप बैंक में 100 रुपये रखा तो वहाँ से 20% आपको मुनाफा हुआ, तो ये कंपनी ने अगर अपना मार्केट में 53 रुपये 100 रुपये लगाए तो उससे 53 रुपये इनको प्रॉफिट हो रहा है। रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, ये इसके फार्मूलाज में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, इसकी जब हम वहाँ पे देखेंगे, इन सब फार्मूलाज की तफसील हम आपको वहाँ पे बता चुके हैं, हमारा जो कोर्स है, कि कुछ में जो है सिर्फ एक इक्विटी से डिवाइड होता है, इक्विटी यानी कि जो पैसा शेयर होल्डर्स ने डाला हुआ है, शेयर कैपिटल जो होता है, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली होता है ये इसमें एक्विटी में फिर वो भी शामिल हो जाता है आपका, इसमें जब जो साल की शुरू में इक्विटी है और साल के आखिर में जो इक्विटी है उसको एवरेज करके उससे डिवाइड कर लेते हैं। शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, ये फंड जो होते हैं जो शेयर कैपिटल होता है और साथ उसमें अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, ये तकरीबन वही है रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, तो ये बढ़ रहा है। टोटल शेयर होल्डर्स रिटर्न, ये पता नहीं इन्होंने क्या किस तरह कैलकुलेट किया, माइनस में आ रहा है, इसलिए इसको हम नहीं देखते अभी। अच्छा जी, लिक्विडिटी रेशोज,
करंट रेशो 2.24, ये बेसिकली करंट रेशो होती है आपकी कि अगर आपके पास करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ के कितने गुने हैं। तो ये वैसे जो है ना एक ठीक समझी जाती है, और 1.5 से ऊपर हो तो काफ़ी अच्छी समझी जाती है, तो इनकी बहुत अच्छी है। करंट एसेट्स करंट एसेट्स वो होते हैं जो 12 महीनों में जिन उनको फ़ायदा, इनको पैसे मिलने होते हैं, फ़ायदा होना होता है। और करंट लाइबिलिटीज़ वो जो इन्होंने 12 महीने में अदायगियाँ करनी है। तो यानी कि जितना एसेट्स जो है लाइबिलिटी से ज़्यादा होंगे, ये रेशो उतनी ज़्यादा होगी और उतना फैक्टर होगा, ये उतना अच्छा होगा। क्विक रेशो में से करंट एसेट्स में से वो इन्वेंट्री को निकाल देते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री थोड़ा सा स्लो मूविंग आइटम है। बाकी कैश और कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं तकरीबन, तो वो भी चेक किया जाता है। तो वो भी दो बहुत ज़बरदस्त है। ये 0.5 भी अच्छा समझा जाता है और एक अच्छा समझा जाता है काफ़ी, लेकिन दो तो बहुत ज़बरदस्त है। कैश टू करंट लाइबिलिटीज़, यानी ये करंट लाइबिलिटीज़ के मुकाबले में कैश कितना है, ये 1.76 है। सारी सिर्फ कैश से करंट लाइबिलिटीज़ ये अदा कर सकते हैं, कैश इतना इनके पास। ठीक है, बाकी काफ़ी ज़्यादा तफसील है, उतने नहीं जाते। हमने अपने जो कोर्स में जो है ना, जो कुछ मेन जो है वो कैलकुलेट करके रखी हुई हैं, तो वहीं से देख लेंगे, एक दफ़ा फिर देख लेंगे वहाँ पे। टर्नओवर रेशियोज़ हैं ये, अभी हम इसकी बल्कि ऐसा करते हैं वहाँ पे खुद कैलकुलेट करके ना देखेंगे, फिर एक दफ़ा वहाँ पे इनकी तफसील देखेंगे। ये बस ये देख लें कि सारी तकरीबन ना बेहतर हो रही हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। अर्निंग पर शेयर देखें किस तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशो, अच्छा प्राइस अर्निंग रेशियो जितनी कम है उतना वो शेयर अंडर वैल्यूड समझा जाता है। ठीक है, यानी कि ये 18 में 13 रुपये तक थी, यानी कि आप इसकी शेयर प्राइस को ईपीएस से डिवाइड करें तो कितना बनेगा, या ईपीएस कितने टाइम्स जाएगी तो शेयर प्राइस तक पहुंचेगी। तो 2018 में ईपीएस इसकी अगर 10 रुपये थी, उसको 13 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी 14 से मल्टीप्लाई करें तो शेयर प्राइस 140 होगी, ये मतलब है इसका। और अगर 140 को और अगर 3.33 आ रही है, इसका मतलब है कि आज भी अगर इनकी ईपीएस 10 है तो इनकी शेयर प्राइस मार्केट में 3 रुपए पे 30 रुपए पे ट्रेड कर रही है। तो कितना नीचे आ गई है इसकी वैल्यू। तो नीचे आने का मतलब ये नहीं है कि वो जरूरी बुरा ही है, कुछ तो कंपनी अच्छी कमा नहीं रही होती तो उसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, लेकिन इसकी वैल्यू नीचे आई है तो इसका मतलब है इसमें अभी बहुत गुंजाइश है ऊपर जाने में। अगर मुल्की हालात ठीक हो जाए ज़रा से, और अगले 5 साल का आप सोचें तो बहुत पोटेंशियल है। मतलब 5 साल में अगर मुल्की हालात, आप ये समझ लें कि हमारे मुल्क ने जो लो लगाना था अपना मुल्क का लो, वो लग चुका है। अब यहाँ से हालात या तो बेहतर हों या स्टेबल रहें, तो इस शेयर से 5 साल में कम से कम ये आपको डिविडेंड मिला के दुगना होगा, कम से कम। ठीक है, मतलब कोई और खुदा ना खास्ता कोई फैक्टर ना हो, और ये 2 साल में भी डबल हो सकता है, वो एक अलग कहानी है, आपको पता ही है स्टॉक मार्केट का। प्राइस टू बुक रेशो, यानी कि बुक वैल्यू के मुताबिक भी बहुत कम है, बुक वैल्यू इसकी और ज़्यादा होगी, वो हम बाद में देख लेंगे क्या है। कैश डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड अच्छी है 20% तकरीबन। कैश डिविडेंड पे आउट 62 है, ये थोड़ा सा देखें ना कम हुआ है, ये 80 से 75-80 तक मेंटेन किया, और इस दफ़ा उन्होंने काफ़ी कम कर दिया है। तो अब पता नहीं क्यों कम किया है, ये अगर इसको मेंटेन रखते तो 100 का डिविडेंड देते इस दफ़ा। अच्छा, डिविडेंड कैश डिविडेंड कवर, ठीक है, ये भी कैश ज़्यादा है, डिविडेंड कम दिया तो ये ज़्यादा हो गया। अच्छा जी, लेकिन वैसे देखें कैश डिविडेंड वैसे अमाउंट में बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका इसका ये भी है, हो सकता है कि अगले साल अगर ये कंपनी अभी तक पिछले 6 सालों में देखें तो इन्होंने पिछले साल के मुकाबले में या तो उतना ही दिया, ज़्यादा दिया है। तो ये भी हो सकता है कि अगले साल अगर इसकी अर्निंग कम हो जाए, 90 तक आ जाए, फिर भी हो सकता है ये अब इन्होंने एक दफ़ा 80 दे दिए तो 80 को मेनटेन करें, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है। अच्छा, मार्केट वैल्यू, ये देखिए मार्केट वैल्यू इसकी 2018 में 671 थी, और उस साल में 719 तक भी गई। अच्छा, ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, हम के अंदर नहीं पढ़ते कि बेसिकली हर अकाउंट्स जो होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी बनाती है, एनुअल अकाउंट्स, उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो उसने किसी ऑडिटर से उसको ऑडिट भी कराना है। तो फिर वो ऑडिटर अपनी एक रिपोर्ट देते हैं, अगर तो उनकी देखें ऑडिटर की रिपोर्ट का मतलब ये नहीं होता ये कंपनी जो है ना वो बिल्कुल सही चल रही है। ऑडिटर की रिपोर्ट का मतलब सिर्फ ये होता है कि ऑडिटर
वैलिडेट करते हैं कुछ अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करके कि भाई जो इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा है वो मोर और लेस एक्यूरेट है, ठीक है। अब अगर कोई कंपनी है, वो अगर जो है ना वो उसका कोई कोर्ट केस चल रहा है और वो उस कोर्ट केस के मुताबिक कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन कंपनी ने वो कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिख दिया है, तो ऑडिटर यही कहेगा कि भाई ये रिपोर्ट सही है। ऑडिटर को इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो ये हाईलाइट करे कि भाई इनका एक केस चल रहा है इसलिए शेयर होल्डर्स देख लें। नहीं, ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि जो कुछ उसने रिपोर्ट में लिखा है वो सही फैक्ट्स उसने बयान किए कि नहीं किए। ये ज़रूर हो सकता है कि अगर कंपनी को कोई बहुत बड़ा खतरा है तो ऑडिटर ये लिख देता है कि भाई ये वाला पैरा हम इसकी तरफ आपको हाईलाइट करते हैं कि ये इस कंपनी में ये खतरा है, चाहे उन्होंने लिखा भी हो, लेकिन वो बहुत अगर ज़्यादा खतरनाक बात हो। तो ऑडिट का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी बिल्कुल सही है। ऑडिट का मतलब सिर्फ ये होता है कि उन्होंने अगर कंपनी ने कुछ लिखना है तो लिख दिया। जैसे पीआईसीटी के बारे में बात करें, पीआईसीटी ने बड़े अरसे से अपनी अकाउंट्स में लिखते चले आ रहे हैं कि भाई हमारा कंसेशन एग्रीमेंट खत्म हो रहा है 23 में और हमने रिन्यूअल की दरख्वास्त दी हुई है। अब एकदम आगे पता लगा कि रिन्यू नहीं हुआ, तो उन्होंने यही कहा कि भाई हम तो डिस्क्लोज कर दिया उसके, जैसे उनके शेयर की वैल्यू एकदम नीचे गई थी, उन्होंने कहा था हमने सब कुछ शेयर होल्डर्स को बताया हुआ था, अभी शेयर होल्डर्स की अपनी मर्जी थी कि वो हमारी कंपनी में फिर भी ट्रेड कर रहे थे। तो वो बात ये होती है कि उन्होंने अकाउंट्स में डाला है कि नहीं डाला। अब है जी स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद लिस्टेड कंपनीज, ये कुछ रेगुलेशंस होती हैं, उससे एक स्टेटमेंट देनी होती है कि हम कंप्लाई कर रहे हैं। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, हम इस सेशन में ये नहीं पढ़ेंगे, ये ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट्स से कंप्लायंस की बात होती है। ये ऑडिटर्स की रिपोर्ट है आगे। अच्छा, ये याद रखें कि कई दफ़ा आपने देखा होगा कि कुछ कंपनियां होती हैं, उनका क्वार्टर 1 2 3 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना कुछ और रिजल्ट देख रही होती हैं, एकदम ईयर एंड पे उसका रिजल्ट बिल्कुल ही मुख्तलिफ आ जाता है। होता यह है कि कई दफ़ा कंपनियां जो है ना उतनी तवज्जो से अपने अकाउंट्स बना नहीं रही होती हैं क्वार्टरली, और जो ऑडिट की रिक्वायरमेंट है ना वो साल में एक ही दफ़ा है। हाफ ईयरली पे 6 महीने के बाद ऑडिटर ने एक दफ़ा उसको बस एक सरसरी सा देखना होता है, तफसील से नहीं। इसलिए बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ऑडिटर भी कई दफ़ा गलतियां भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कंपनी ने सही नहीं रखा। ज़रूरी नहीं कि कंपनी की नीयत ख़राब हो, कंपनी से गलती भी हो सकती है। तो क्योंकि वो साल के आखिर में उसका तफसीली जायज़ा लेते हैं ऑडिटर्स, इसलिए कई दफ़ा ऐसा कंपनियों के साथ हो जाता है। इसलिए आपने कई दफ़ा देखा होगा एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी और रिजल्ट कुछ और ही आ गया। लेकिन जो पुरानी वेल एस्टेब्लिश्ड अच्छी कंपनीज हैं, जैसे ये अटक ग्रुप की कंपनीज हो गई, ये फौजी एफएफसी वगैरह हैं, एंग्रो ग्रुप है, ये बहुत अरसे से बहुत पुरानी और प्रोफेशनल लोग हैं। तो आमतौर पे आपने इनमें देखेंगे कि ये अपना, क्योंकि इन्होंने अपना सिस्टम ऐसा रखा होता है कि हर 3 महीने बाद इनके अकाउंट्स उसी तरीके से बन रहे होते हैं जैसे ईयर एंड के ऊपर बनाने की कोशिश होती है। कोशिश उनकी ऐसी होती है कि काफ़ी उस तरह कंट्रोल्स रखें। तो इनमें आपको इस किस्म की डिस्क्रिपेंसीज बहुत कम मिलेंगी। अच्छा जी, तो ये हो गया। वैसे कुछ कंपनियां हैं, उन्होंने ना अपनी असेसमेंट्स बहुत ज़्यादा भी दी होती हैं, इन्होंने वैसे हमारे ख्याल में मुनासिब दी हुई हैं इन्होंने अपनी ये जो है इंफॉर्मेशन, कि बंदा पढ़ भी ले कई दफ़ा, वरना वो अ, इतनी लंबी लंबी इंफॉर्मेशन होती है कि वो बंदा पढ़ पढ़ के ही थक जाता है और उसका कोई इतना वैल्यू भी नहीं निकलती। बहरहाल इनकी हमें अच्छा लगा कि इन्होंने यहाँ पे देखें अपना एक सिंपल बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का एक वो एनालिसिस दे दिए, ट्रेंड एनालिसिस, और एक इन्होंने अपना ये रेशियोज का एनालिसिस दे दिया है, तो ये अच्छा लगा हमें। अगर इसमें प्रोडक्शन का डेटे का भी एनालिसिस कुछ ज़्यादा तफसील से थोड़ा वैसे दिया है, प्रोडक्शन का भी था वैसे। हाँ ये, हाँ जो जो हमें चीज़ लगता है कि इनको देनी चाहिए, अब हमें नहीं पता कि लॉ की रिक्वायरमेंट तो यकीनन नहीं होगी क्योंकि वो नहीं देते, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कितनी उनके लिए पॉसिबल है। वैसे आमतौर पे कंपनियां जो है ना तीन से, ये अच्छी कंपनियां 3 4 5 साल की फोरकास्ट बना रही होती हैं, तो ये कुछ अगर फोरकास्ट दे सकें कि भाई ये कहाँ पे देख रहे हैं, और खसूसन ऑयल सेक्टर में तो कुछ ना कुछ देख ही सकते हैं कि अगले 5 साल में प्रोडक्शन कहाँ पे जाएगी। कई बार वो शायद इसलिए नहीं बनाते कि उसके, क्योंकि कई दफ़ा देखें ना, अब पाकिस्तान में जो पिछले 1 2 साल में हुआ, शायद ये कोई 2 साल पहले फोरकास्ट कर नहीं सकता था कि इस तरह होगा, या 1.5 साल पहले भी कि ये होगा। तो शायद उससे इतना ज़्यादा इफेक्टिव, पता नहीं वो रेलेवेंस होगा कि नहीं, क्योंकि वो कई दफ़ा अगर गलत हो जाए फिर लोग इन्हीं पे एतराज़ करेंगे कि भाई आपने कहा कुछ और था, हो कुछ और गया। लेकिन फिर भी अगर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर फोरकास्ट, वो हमें लगता है कि ज़रूर होनी चाहिए, उनके पास अवेलेबल होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उनके पास अवेलेबल ना हो,
कि भाई 5 साल में हम कहाँ पे प्रोडक्शन देख रहे हैं और कहाँ पे हम जाएगा। तो वो अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। बहरहाल लॉ की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने नहीं दिया। तो जनाब ये वाले सेशन अब यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन में जो है फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं उनका जायज़ा लेंगे, जो कि ख़ुसूसन फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो फाइनेंस सीखना चाहते हैं उनको लिए भी। तो जनाब आज का सेशन यहाँ ख़त्म करते हैं। खुश रहें, अल्लाह के हवाले।